हेलो। हाँ। जी हाँ, प्रणाम। जय हो। हाँ। नमस्कार। नमस्ते। मैंने प्रयागराज से महाकुंभ में एक शुरू किया है। जैसे समुद्र मंथन हुआ था उसी प्रकार से हमने प्रयागराज में पहले पूजा से ही हमने ये कार्यक्रम शुरू किया है। इस क्रम में मैंने सोचा सबसे महत्वपूर्ण व्यक्तित्व आप हैं, जिन्होंने हमें पता चला कि आपने बहुत सारे योगदान समाज के लिए किया है। तो जी। कुछ दिन पहले मुझे पता ही था कि आपको फ्रैक्चर हुआ है, तो मैं उसे डिस्टर्ब न करूं, लेकिन मेरा दिल नहीं माना कि इस क्रम में आप छूट न जाए। तो इसका मुझे जितनी जल्दी ठीक है, किए। कोई बात नहीं है। जी। ठीक है, फ्रैक्चर तो है सो ठीक है, आराम है। आराम है अभी। हाँ। तो अभी तो उम्र भी अभी बहुत हो रही होगी ना। 75 हो रहा होगा। कितना उम्र है? अरे 79। बाबा, 79। जी। तो उस युग के तो बहुत से लोग होंगे भी नहीं अब, हैं? हम्म। और आपने सुना है आपने पीएचडी किया है। हमारा आपका परिचय chaurasiaultimates.com 94, 95, 96 में हुआ था। मैं आपसे मिला भी था सागर में। हाँ हाँ। तो आप सागर आए थे। जी, सागर में मेरी मुलाकात हुई थी, आपके यहाँ रुका था मैं, है ना। हाँ। तो तो मैं जो जानता हूँ कि आपने बहुत अध्ययन किया है, आप पीएचडी भी किए हुए हैं। तो मैं चाहता हूँ कि आपके जो अध्ययन, रिसर्च और त्याग जो आपने किया है, जो काम किया, उससे समाज ना, आने वाली पीढ़ी इससे अवगत हो। क्योंकि हमारा समाज जो है ना, बहुत कुछ से अवगत नहीं है, बहुत चीज़ें जानता नहीं है ना। तो मैं हाँ, ये बात तो सही है। जी अब हमारी पीएचडी का भी यहाँ के लोगों ने किसी ने उसका महत्व समझा नहीं है। हम लेकिन ये हाँ आपके माध्यम से प्रचार प्रसार होगा तो उसका कुछ जी। लोगों को लाभ मिलेगा। नहीं तो मैं तो इन चीज़ों इनका महत्व समझता हूँ, तभी मैंने चौरसिया पत्रिका पब्लिश किया था उस समय। तो बाबू जी, मैं चाहूँगा अपना थोड़ा परिचय दीजिए, अपना अपने बारे में बताएं। मैं भी बहुत कम जानता हूँ। जी। तो आपका कैसे क्या हुआ, कहाँ के रहने वाले थे, जी। कहाँ कैसे क्या हुआ, है ना। 79 ईयर्स आपका एज है जी। मेरा नाम भगवान दास चौरसिया है। डॉक्टर भगवान भगवान दास चौरसिया। जी। जी। मेरा जन्म सागर जिले के एक छोटे से ग्राम सहजपुर में हुआ था। अच्छा, सहसपुर, अच्छा हाँ। जी हाँ। प्राथमिक शिक्षा वहीं पर हुई। ये सागर शहर से, उसके बाद सागर शहर से कितना दूर ये है? ये सागर से करीब 80 किलोमीटर। ये तो अब ऐतिहासिक गांव हुआ, आगे बताते हैं क्यों। हाँ। अच्छा जी। फिर उसके बाद हायर सेकेंडरी मैंने की वहीं आप लोग वहाँ क्या करते थे, क्या व्यवसाय आप लोगों का था वहाँ पर सहजपुर गाँव में? सहजपुर में। हमारे यहाँ पान की खेती होती है, पान का बगीचा है। अच्छा, अभी भी है? तो जी। अभी भी है क्या? अब अभी तो कोई करने वाला नहीं अच्छा, है। लेकिन उस समय था। हाँ, उस समय था, हमारे परिवार के सब लोग करते थे। आप भी अभी करते थे? आप भी करते थे? दूसरे लोग हैं हमारे काका के लड़के वगैरह, वो करते हैं वहाँ पे। अच्छा, आप भी करते थे क्या? हाँ, हम करते थे। हम अपने पिताजी के साथ पूरा सहयोग करते क्या थे। करते थे आप? और वहाँ का जो भी बरेली का पान बागान का काम होता है, हम सब करते थे, अच्छा सभी अच्छा प्रकार का काम। अच्छा। माने मंडप बनाना है, फिर पान की बेल लगाना है, पानी देना है, और पान तैयार होने पर तोड़ना है, साजना अच्छा, है, ये सारा काम हम तो करते उस थे। जमाने में क्या नागपंचमी होता था क्या? नहीं, उस समय ऐसा तो नहीं था जैसा आजकल प्रोसेसन होता नहीं, है। आजकल तो त्योहारों का महिमा मंडन हो गया, हर त्योहार को बड़े अच्छे तरीके से मनाया जाता है। हाँ। लेकिन तब वैसे पहले भी प्राचीन काल में हमारे यहाँ हम शुरू से देखते रहे हैं। तो नाग पंचमी को पान बरेलियों में हम लोग पूजन करते थे, प्रसाद चढ़ाते थे। हाँ तो मैं और हाँ और वहीं पर भोजन वगैरह बनता था, तो सामूहिक भोज भी होते थे। हाँ तो मेरा कहने का मतलब ये है कि हम लोग बहुत पहले से नागपंचमी त्योहार मनाते आ रहे हैं अपने स्तर पे, हाँ, अपनी आर्थिक स्थिति के ये तो अनुसार हमने जब से होश संभाला है, माने प्राचीन काल से चलता आ चलता रहा चला आ है। रहा है। यानी कि हमारा जो है, यानी हमारा जो है कहिए कुल देवता कह लीजिए, चाहे ऐतिहासिक काल से हम नागपंचमी को मनाते आ रहे हैं, यही ना। जी जी हाँ। हाँ, चलिए। जी। अच्छा, तो आप पान की खेती करते थे, फिर आपने हायर सेकेंडरी अध्ययन किया, हाँ, फिर जी। उसके बाद
सागर विश्वविद्यालय से बीए किया। बीए के बाद बीएड किया अच्छा और उसके बाद शिक्षकीय कार्य में आ गए। अच्छा फिर सर्विस करते हुए एमए किया। सर्विस करते हुए आपने एमए किया? अच्छा हाँ। अच्छा अच्छा और हाँ सर्विस के दौरान ही आयुर्वेद रत्न किया अच्छा और सर्विस के दौरान ही पीएचडी किया। पीएचडी आयुर्वेद रत्न, फिर पीएचडी। आयुर्वेद रत्न आपने क्यों किया? ऐसी क्या बात थी जिसमें आपकी रुचि हुई उस जमाने में? आयुर्वेद में रुचि थी हमारे लिए और उस समय हमें ये सुविधा मिल गई थी पुस्तकों की। अच्छा आयुर्वेद के ग्रंथ उपलब्ध हो गए थे तो हमने कहा इसका लाभ उठाना चाहिए अच्छा, कौन सा ग्रंथ मतलब? और हमने अध्ययन किया और वो परीक्षा भी दी। नहीं तो आपने और कुछ क्यों नहीं किया? आयुर्वेद ही क्यों 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 किया आपने? ये एक अतिरिक्त डिग्री भी थी और आयुर्वेद के अध्ययन का विषय था। अच्छा तो हमारी रुचि थी आयुर्वेद में, इसलिए हमने वो भी और भी कई परीक्षाएं होती थी लेकिन आयुर्वेद में हमारी रुचि ज़्यादा थी तो हमने आयुर्वेद रत्न ये हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग के माध्यम से किया। ये प्रयागराज में जो हिंदी साहित्य सम्मेलन है, यहाँ से किया था आपने? उस समय एक परीक्षा होती थी हिंदी साहित्य सम्मेलन। अच्छा, ये तो प्रयागराज में है? हिंदी साहित्य जी, ये तो प्रयागराज में ही है? अब तो शायद नहीं है, अब मालूम नहीं है। उस समय होती थी, ये पुरानी बात हो गई सन 72 की। 72, अच्छा ओके। तो आपने पीएचडी जो किया, आपका टॉपिक क्या था पीएचडी में? पीएचडी उसके बाद की है। नहीं, पीएचडी का टॉपिक क्या था? किस टॉपिक पे आपने किया पीएचडी? टॉपिक था हमारा मध्य प्रदेश के सागर संभाग में पान उद्योग। अच्छा, पानी आपका टॉपिक था? जी हाँ। तो मेरे ख्याल से समाज में अभी तक जो है शायद ही किसी ने पान के ऊपर इतना बड़ा अध्ययन किया होगा, शायद ही, है ना? पान पर कुछ लोगों ने किया है लेकिन इतना विस्तृत नहीं किया है। गहराई से। हमारे एक साथी थे शिवचरण चौरसिया, छतरपुर जिले में लोणी के रहने वाले। कहाँ के रहने वाले? लोणी, लाकुश नगर, लोणी पुराना नाम है वहाँ का। अच्छा ये छतरपुर और महोबा के बीच में। अच्छा हाँ तो उस समय हम अर्थशास्त्र से पीएचडी कर रहे थे और वो वनस्पति शास्त्र से कर रहे थे। अच्छा तो उनका विषय था पान के रोगों के ऊपर से। अच्छा हाँ, तो वो भी कर रहे थे हमारे साथ ही में, तो उनका भी हुआ, बाद में हुआ। अच्छा। तो वो आजकल कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं? अब उनके बारे में ज़्यादा जानकारी तो नहीं है, वो सर्विस में थे तो रिटायर हो गए होंगे क्योंकि वो हमारे साथ ही थे। अच्छा 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 हाँ, लगभग। अच्छा। तो उसके बाद पान के बारे में आपने अध्ययन किया, तो क्या क्या कंक्लूजन निकला? क्या आपने अध्ययन किया, ऐसा क्या है? हमने इसमें पान के महत्व के बारे में बहुत सी जानकारी प्राप्त की है। इसका इतिहास क्या है, हमारे समाज से क्या संबंध है, ऐसा कुछ आपने अध्ययन किया गया? जी हाँ, ये अब हमारा तो विषय बहुत विस्तृत है इसमें। माने पान की उत्पत्ति और चौरसिया समाज की उत्पत्ति के संबंध में बहुत सी जनश्रुतियाँ प्रचलित हैं, उनकी भी जानकारी हमने ली है। तो जनश्रुति, तो जो जनश्रुतियाँ थी उसमें से कौन सी जनश्रुति आपको सही लगी कि आज के परिप्रेक्ष्य में वो सही जनश्रुति है? अब आज के परिप्रेक्ष्य में तो सही तो 2-4 जनश्रुतियाँ हैं जो हम ठीक लग रही हैं। अच्छा, जैसे महाभारत के युद्ध के बाद पांडवों ने शांति लाभ के लिए, पुण्य लाभ के लिए अश्व यज्ञ किया था। तो उस युद्ध की सफलता, यज्ञ किया था तो यज्ञ की सफलता के लिए उनको नागबेल की पान की जरूरत पड़ी। अच्छा तो राजा युधिष्ठिर ने अपना एक दूत नागलोक भेजा था वासुकी नाग के पास। अच्छा, वासुकी नाग, अच्छा हाँ, पान लाने, नागबेल लाने के हाँ लिए। हाँ तो ये कहा जाता है कि वासुकी नाग ने अपनी करांगुला हाँ दी थी कि इसको रोपण करना, इससे बेल उत्पन्न होगी।
तो उसी को नागबेल, उसी को नागरबेल, अच्छा। नागबल्लरी, बहुत से नाम हैं इसके। तो हमारे यहाँ प्रयागराज में, कहा जाता है। हमारे यहाँ प्रयागराज में एक वासुकीनाथ, नाग वासुकीनाथ का मंदिर भी है, कहीं उससे संबंध तो नहीं उसका है? हाँ, हो हो सकता सकता है, क्योंकि हमारा इसको जोड़ा, घटनाओं को जोड़ा जाए, क्योंकि अभी जो है हमने देखा है कि अपने हिंदू धर्म में हमारा नाग का बहुत अधिक महत्व है। क्योंकि देखिए आपके शंकर भगवान के साथ भी नाग हैं, विष्णु भगवान भी नाग सैया पे लेटे हुए हैं क्षीर सागर में, है ना, और कृष्ण भगवान भी नाग के साथ हैं। और गणेश जी भी कमर में नाग लपेटे रहते। जी, और ये जो अभी जो आपका ज्ञानवापी मंदिर का जो खोदा गया है ना, जो पाया गया, वहाँ भी नीचे तहखाने में पाया गया कि नाग का प्रतीक चिन्ह है और पान का प्रतीक चिन्ह है। अब यहाँ उज्जैन में जो महाकालेश्वर का मंदिर हाँ है, हाँ इस मंदिर में ऊपर, हाँ मंदिर के ऊपर बना है हाँ जो ये कहलाता है, चौखट, इसका नाम है चौखट, नाग, मीनार, शिखर। अब ये ना एकाएक में नाम भूल जाते चलिए ठीक हैं। है, हाँ हाँ, तो वहाँ है। हाँ, तो और वो शंकर जी की जो वहाँ पे शिवलिंग। स्थापना है, हाँ। ऊपर के खंड मंदिर के ऊपर, अच्छा। तो उसमें शिव परिवार है, और जैसे विष्णु जी शेषशाही हैं, हाँ। ऐसे उसमें शंकर जी हाँ। शेषशाही, वो शंकर जी शेषशाही हैं। अच्छा। माने शेष माने नाग के ऊपर उनका पूरा आसन, पूरा परिवार विराजमान है। अच्छा 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 अच्छा। तो वो मंदिर केवल नाग पंचमी को साल में एक बार अच्छा खुलता है। अच्छा, नाग पंचमी में ही खुलता है वो, हाँ? हाँ, केवल नाग पंचमी अच्छा। पर खुलता है, वर्ष में एक बार। अच्छा। तो दर्शनों के लिए वहाँ रात के 12 बजे से लाइन लगती है, और दूसरे दिन रात तक ये लाइन लगी रहती है। ये हम ही लोग के समुदाय के लोग वहाँ जाते हैं कि अन्य लोग भी जाते हैं वहाँ पर? हाँ? नहीं, ये नाग पंचमी का जो मंदिर खुलता है जिस दिन, अपने समाज के लोग जाते हैं कि अन्य लोग भी जाते हैं वहाँ पर? अब सभी लोग जाते हैं। तो उज्जैन को जो स्थानीय लोग होंगे उनको तो पूरा पता होगा इसके बारे में। हाँ, उनको तो मालूम है, और वैसे प्रचार प्रचलित है। ये हमारा एक लेख छपा था नागबेल में, तो उसमें नाग पंचमी और नागबेल के ऊपर से, तो उसमें हम बहुत सी जानकारी दी गई थी इस संबंध में। आपने लिखा ही बहुत अधिक है, क्योंकि आप चौरसिया टुडे में भी लिखते थे आप, है ना? आपने लिखा ही बहुत, रिसर्च में बहुत कुछ, बहुत जगह लिखा भी बहुत कुछ है आपने। हाँ, तो किस किस पत्रिकाओं में आपने लिखा है? ये नागबेल पत्रिका जो कानपुर हाँ, कानपुर से चमन जी निकालते हैं, और चौरसिया संदेश में पुरानी जो अपनी पत्रिका थी। चौरसिया संदेश में कुछ पुराना पिछले लेख हैं, अभी तो ज़्यादातर, अब चौरसिया संदेश तो निकलता ही सा नहीं बंद है। हो गया वो तो। हाँ, तो नागबेल जो निकल रही है कानपुर से, उसी में बहुत कुछ निकल रहा है हमारा। अच्छा, ये जो है आपका सागर जो है, सागर के बारे में कुछ बताइए, क्योंकि हमें पता है कि वहाँ अपने समाज की बहुत अधिक संख्या है। सागर का क्या महत्व है? और सागर में तो करीब 1000 घर की चौरसिया है। ये सब स्थानीय है कि? यहाँ पे हाँ। यहाँ 2 प्रमुख क्षेत्र हैं, एक पूर्वयाऊ टोरी सागर, अच्छा। और दूसरा तिली। इन 2 क्षेत्रों में अधिकांश आबादी चौरसियों की है, और छुटपुट पूरे शहर में फैले हुए। अच्छा, तो ये सब स्थानीय है, वर्षों से यहाँ, पुश्तों से यहाँ रह रहे हैं कि बाहर गांव से आकर के यहाँ बसे हैं? अधिकांश तो स्थानीय हैं, अच्छा। और आसपास के क्षेत्र के भी बहुत से लोग आकर के यहाँ बस गए। तो आसपास में कौन से गांव हैं जहाँ लोग रहते हैं, अपने समाज के लोग जहाँ रहते हैं? अब ये सागर जिले के कुछ गांव हैं, जैसे सहजपुर है, देवरी है, ये बले है, जहाँ जहाँ चौरसिया लोग ज़्यादातर हैं। अच्छा। तो वहाँ से कुछ लोग यहाँ पे आ गए। अच्छा अच्छा अच्छा। और समाज के, जो इतना पुराना शहर है, अपनी संख्या इतनी अधिक है, तो समाज के विकास में इस शहर का क्या योगदान रहा है?
जी। इतना पुराना शहर कहिए, गांव से घिरा हुआ शहर है, अपने समाज की इतनी अधिक संख्या है। इस सागर का समाज के विकास में स्थानीय या राष्ट्रीय स्तर पर क्या योगदान रहा है? और राष्ट्रीय स्तर पर तो ये जो वर्तमान समय में अखिल भारतीय चौरसिया महासभाएं संगठन चल रहे हैं राष्ट्रीय स्तर के, इनकी शुरुआत सागर से हुई अच्छा। है। इनका जन्म स्थान सागर से ही हुआ था? जी। अखिल भारतीय चौरसिया महासभा जो कलकत्ता में है, जो उसका शुरुआत सागर से ही हुआ था? अच्छा। हाँ, उसकी शुरुआत सागर से ही हुई थी। तो सागर, ओके, अच्छा। तो लेकिन वो तो कलकत्ता से चलता है या दिल्ली से चलता है, कहाँ से चलता है? कलकत्ता से चलता है, लेकिन बाद में कलकत्ता पहुंचा है। इसकी शुरुआत सागर से। यहाँ से कलकत्ता कैसे चला गया, क्यों चला गया? अब ये ऐसा हुआ है जी। कि इसकी शुरुआत सागर में एक छोटे से संगठन से हुई थी। कब हुआ था? ये शुरुआत तो हुई सन 50 से। सन 50? हाँ, 1950। ये आज़ादी के तुरंत बाद शुरू हुआ है। इसमें मेरे ख्याल से ये संगठन जो बना है, अन्य समाज में शायद ही कोई ऑर्गेनाइजेशन बना हुआ होगा, शायद ही कोई जो हमारे समाज में संस्था बनी। इसके लिए हमारा एक लेख है। हाँ, अच्छा। समाज दर्शन चौरसिया समाज सागर। अच्छा, आपने लेख लिखा है? हाँ। अच्छा शायद आपको भेजा नहीं भेजा, ये ध्यान नहीं है। अच्छा अच्छा, देख करेंगे। हाँ, आपने कुछ पीडीएफ भेजा था कुछ महीने पहले, आपने मुझे भेजा था। हाँ। अच्छा, तो उन सर आप देखिए उसमें। अच्छा। हाँ तो अखिल भारतीय चौरसिया महासभा की स्थापना। हाँ, अच्छा। ये इसका एक भाग है। अच्छा, तो 1950 में ये हुआ, शुरुआत हुआ है। फिर सागर में फिर क्या हुआ? हाँ, हाँ। फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ? ये शुरुआत हुई थी सागर जिले के ग्राम हिंडोरिया से, जहाँ पर तुलसीराम मोदी अच्छा एक चौरसिया थे। उनकी अध्यक्षता में एक संगठन बनाया गया था, चौरसिया प्रेम समिति। तुलसीराम मोदी लिखते थे वो, हैं? मोदी लिखते थे। अब चौरसियों में बहुत से ऐसे सर आदमी हैं ये पुराने। मैं ये जानना चाहता हूँ उस समय में वो लोग क्या लिखते थे? मोदी लिखते थे, है ना? हाँ, वो मोदी लिखते थे। अभी भी उनका परिवार है मोदी लिखते। क्यों मोदी लिखते थे? अब ये कुछ उपाधियाँ बन गई हैं, या किसी कारणवश कोई प्रचलित हो गया तो वही चलता है। अच्छा, नहीं जैसे हमारे यहाँ चौधरी लिखते हैं बहुत से लोग, पटेल भी लिखते हैं। पटेल लिखते हैं। हाँ हाँ हाँ। नहीं, तो ये कुछ जैसे समाज में कोई मुखिया होता है तो उसको पटेल या चौधरी कह देते अच्छा हैं। नहीं, मैंने ये तो अच्छा नहीं, मैंने इसलिए प्रश्न पूछा ना कि बिहार में एक भागलपुर की जगह है, भागलपुर। हाँ, उसके आसपास भी लोग मोदी लिखते हैं, और आपके इलाके में मोदी लिखते हैं, छतरपुर में लिखते हैं, कुछ एमपी राजस्थान, बहुत से लोग। हाँ, एमपी राजस्थान के कुछ पार्ट में कुछ लोग मोदी लिखते हैं, है ना? और एक बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है आपके, नरेंद्र मोदी जी मोदी लिखते हैं, है नहीं? तो क्या पता क्या कहीं कोई हिस्टोरिकली हमारा उनसे कनेक्टेड हो आपस में। इतनी दूर होने के बावजूद उस जमाने में ना कोई टेलीफोन था, मोबाइल था, ना नेटवर्क था, है ना? तो लेकिन लोग नदी से या जंगल से पैदल गुजरते थे, है ना? और वो कोई परिवार का पिछड़ा हुआ या जानबूझ के वहाँ पहुँच गया हो, मोदी कहलाता हो, तो ये मैं जानना चाहती, कहीं कोई संबंध तो नहीं आपस में? भागलपुर कहाँ, ये मंडला? ये तो जानकारी नहीं है, ये शोध का विषय है। वही इस चीज़ में इंस्टिगेट करना चाहता हूँ, निकालना चाहता हूँ। हाँ। अच्छा, उसके बाद तो तुलसीराम मोदी जी की अध्यक्षता में चौरसिया प्रेम समिति का गठन किया गया। चौरसिया प्रेम समिति, हाँ। और 17 मार्च 1950 को सागर में जो प्रेम समिति की बैठक हुई, तो उसमें डॉक्टर शंकर दयाल चौरसी की अध्यक्षता में उसका नाम बदल के चौरसिया प्रेम समिति रखा गया। अच्छा, चौरसिया प्रेम समिति। चौरसिया प्रेम समिति नाम था, नाम बदल करके चौरसिया सुधार समिति। अच्छा, चौरसिया सुधार समिति। अच्छा, चौरसिया सुधार समिति। और इसकी शाखाएं आसपास के क्षेत्रों में भी खोली गई। अच्छा, सामाजिक संगठन के विस्तार के लिए। अच्छा, हाँ। उसके बाद जनवरी 1951 में अच्छा सागर में
श्री कंछेती लाल चौरसिया जो समाज के मुखिया थे अच्छा और पान आड़तिया थे, अच्छा, पान तो उनकी अध्यक्षता में प्रांतीय प्रतिनिधियों का एक अधिवेशन सागर में बुलाया अच्छा गया था। अच्छा तो इस अधिवेशन में चौरसिया सुधार समिति का नाम परिवर्तित करके चौरसिया महासभा रखा गया। अच्छा, वाह, यानी 3 साल में हम चौरसिया महासभा हो गए। वेरी गुड। अच्छा हाँ, ये 1951 की बात है। यानी कि अच्छा, आपको मैं देख रहा हूँ आप डेट ही बताते हैं, आपका मेमोरी बहुत शार्प है इस उम्र में, है, प्रशंसनीय है। अच्छा, अब याददाश्त तो हमारी कमजोर हो गई है, बहुत कुछ भूल गए हैं, बता नहीं पाते हैं। ये आप क्या बोलेंगे, इतनी चीज़ें बता रहे हैं, आप क्या बोल रहे हैं? अच्छा, हाँ, फिर चौरसिया महासभा हुआ, फिर इसके बाद जी अखिल भारतीय स्तर पर सामाजिक संगठन स्थापित करने का संकल्प लिया गया इस बैठक में। अच्छा, हाँ, कि अखिल भारतीय स्तर पर सामाजिक संगठन स्थापित करेंगे और लोगों में सामाजिक चेतना और जागृति लाएंगे। इसके लिए एक सामाजिक पत्रिका अच्छा निकालने का निर्णय लिया गया अच्छा, और चौरसिया संदेश हाँ, के नाम से पत्रिका प्रकाशित करने का निर्णय लिया गया। कहाँ से निकला ये सागर से। अच्छा, सागर से ये चौरसिया संगठन की शुरुआत हुई और पत्रिका भी सागर से, वाह, तो यानी ये चौरसिया संदेश का पहला अंक का प्रकाशन हाँ, 15 अप्रैल 1951 को सागर में हुआ। वाह, यानी 1951 भारत की आज़ादी के समय ही ये सब काम हुआ, संविधान लिखा गया है। और भारत में संविधान कब डिक्लेयर हुआ था? हाँ, नहीं, एक सेकंड, भारत का अब ये तो बताएं आपको कि स्वतंत्रता संग्राम में भी यहाँ के लोगों ने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया। अच्छा, नहीं, एक सेकंड बीच में, एक सेकंड, एक चीज, एक हमारा चौरसिया संदेश पत्रिका लिखित निकलना शुरू हुआ 1951 में और भारत का संविधान डिक्लेयर हुआ 1952 में, है ना? यानी कि मैं सही बोल रहा हूँ ना? संविधान तो लागू हुआ 1950 में। अच्छा, 1950 में, हाँ हाँ हाँ, अच्छा, तो उसी समय जो है हमारा पत्रिका लगभग मिलते ही उसी समय की बात है। वो तो आज़ादी के बाद चौरसिया समाज में एक लहर आई जागृति की, हाँ, देश की आज़ादी के साथ में। क्योंकि बहुत से लोग देश की आज़ादी के इसमें रहे, अग्रणी रहे, भाग लिया आंदोलनों में। तो सागर के लोग भी थे, सागर के लोग भी थे इसमें। बस समूचे भारतवर्ष की तुलना में सागर ही एकमात्र ऐसा शहर है, जैसा आप बता रहे हैं, जहां से कि अखिल भारतीय चौरसिया महासभा के संगठन की शुरुआत हुई और वहीं से पत्रिका भी प्रकाशित हुई। इसका मतलब समूचे भारतवर्ष में तुलनात्मक तरीके से यह शहर बुद्धिजीवी तरीके से, यानी कि काफी आगे रहा, है ना? लीड किया इसने। अच्छा, तो हमारे समाज के लोग स्वतंत्रता संग्राम सेनानी में भी पार्टिसिपेंट होंगे, ऐसा है क्या? हाँ हाँ, बहुत से लोग आगे रहे हैं, स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया है लोगों ने। कितने लोग होंगे? अब ये तो हमारे ख्याल से बहुत होंगे। बहुत, 100, 200, 500, 5000, 50, 5। अब अपन उतनी जानकारी तो नहीं है अपने लिए, लेकिन 10-20 की जानकारी तो है ही अपने लिए। तो वहाँ सागर के लोगों ने लिस्ट बनाई होगी इसकी। सागर के लोग इतने विकसित हैं तो जरूर इसकी लिस्ट भी बना के रखा होगा उन्होंने। नहीं, अब लिस्ट तो किसी ने नहीं बनाई, लेकिन हमारी जानकारी में है, वो हम आपको बता सकते हैं। कुछ नाम बताइए ना जी। सागर जिले का एक ग्राम है बलेह। बलेह, अच्छा, हाँ। यहाँ पर सबसे ज़्यादा स्वतंत्रता सेनानी हुए हैं और लगभग घर घर में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी। अच्छा, तो कितने होंगे इसमें बलेह ग्राम में? अच्छा, कितने होंगे? 15-20 होंगे। हाँ, कुछ के नाम हमारे पास थे तो, और उनकी जानकारी नाम नहीं मिले हैं। कुछ का नाम बताइए ना, कुछ का नाम। ये जोरावल चौरसिया, अच्छा, भगवान दास चौरसिया, दलू चौरसिया, पोसऊ चौरसिया, कोदम चौरसिया, अयोध्या प्रसाद कोठारी चौरसिया, कोठारी, अच्छा, हाँ, कन्हैया लाल चौरसिया,
कुंदन लाल चौरसिया, ये ग्राम अच्छा, और भले से हैं। अच्छा, हाँ, इसके अलावा सागर के पास ही है गड़ाकोटा। अच्छा, यहाँ यहाँ से गड़ाकोटा से दरबारी लाल चौरसिया अच्छा, और कंदी लाल चौरसिया। और सागर जिले का ग्राम है देवरी नाहरमऊ, यहाँ से सुंदर लाल अच्छा, चौरसिया। ये वहाँ पे एक ही परिवार रहता है और उसी में ये स्वतंत्रता अच्छा, सेनानी थे। हाँ, हाँ, तो फिर खास सागर में पूर्विया टोरी से परमानंद चौरसिया, अच्छा, बाबूलाल चौरसिया, अच्छा, प्यारे लाल चौरसिया, अच्छा, ये प्रमुख सेनानी रहे हैं। अच्छा, तो ये और सागर में ही जन्मे नाथूराम मोदी। नाथुराम मोदी, हाँ, हाँ, ये वकील थे और जबलपुर में रहने लगे थे। अच्छा, तो वहाँ इन्होंने 1923 में, हाँ, आज़ादी के पहले की बात अच्छा, है, 1923, हाँ, हाँ, 1923 में झंडा सत्याग्रह में भाग लिया था। अच्छा, झंडा सत्याग्रह। और जबलपुर के म्यूनिसिपल भवन पर झंडा फहराते समय इन्हें गिरफ्तार कर लिया अच्छा, गया था। हाँ, नाथुराम मोदी स्वर्गीय, हाँ, नाथूराम हाँ, मोदी, हाँ। अच्छा, अच्छा, तो ये, और उन्हें 1.5 वर्ष का सश्रम कारावास भी दिया गया था। अच्छा, हाँ, हाँ, अच्छा, तो इसका मतलब सागर में मेरे ख्याल जैसा आप बता रहे हैं संख्यात्मक तरीके से सबसे अधिक संख्या स्वतंत्रता सेनानी की है। ये अच्छा, ऐसा ही एक गांव बिहार में भी है, खगड़िया जिले में गोपालपुर गांव है, जहां एक ही परिवार से 7 स्वतंत्रता सेनानी है। ये मैंने देखा, एक छतरपुर से श्री रमेश चौरसिया जी पत्रिका निकाले ना, किताब निकाले हैं, पुस्तक है, उन्होंने प्रकाशित करी है, चौरसिया समाज के इतिहास, उसमें हमने देखा। अच्छा, हाँ, हाँ होगा। हाँ जी, अच्छा, तो ये है, तो ये सारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जो हैं और भी होंगे जिनका नाम अभी उपलब्ध नहीं है, लेकिन वहाँ के लोग अनेक गुमनाम चौरसिया स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं यहाँ पे, गुमनाम बहुत सारे, के बारे में जानकारी नहीं नहीं तो है। उसको हम प्रयास करेंगे कि सभी के प्रयास से नाम को इकट्ठा किया जाए, है ना, समाज के लिए सम्मान की बात होगी, गर्व की बात होगी भविष्य के आने वाली पीढ़ी के लिए, है ना। अब इसके लिए तो सर्वेक्षण की जरूरत है। अब अपने साधन सीमित थे सर्वेक्षण जी के जी जी लिए, जी, हाँ, हाँ, तो जितना अपन जानकारी निकाल सके हैं वो हमने निकाली तो है। आपने जब पीएचडी किया था तो इससे पांड पर किया है, तो इसमें इन सब चीज़ों को भी जोड़ा है आपने, चौरसिया समाज का पान से संबंध और चौरसिया समाज का इतिहास नहीं, कैसे जुड़ाव? नहीं, बहुत सी बातें तो ऐसी हैं कि ये हमारी थीसिस से अलग 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 संबंध इसका नहीं होगा, हाँ। एंथ्रोपोलॉजी का सब्जेक्ट हो अब जाएगा। इनका संबंध थीसिस से नहीं, नहीं नहीं, है, हाँ। लेकिन ये हमारी रुचि का विषय था, हाँ, वो अलग से आपने किया इसलिए होगा। हम ये सब अच्छा, संग्रह करते रहे। तो आपके साथ और कोई सहयोगी थे अपने समाज के जो इन चीज़ों में रुचि लेते थे? नहीं, और कोई ऐसा सहयोगी नहीं मिला हमें। तो अकेले आप इतना कुछ किए हैं। अच्छा, ये बताइए कि आपने इतना अध्ययन किया है, मेरा प्रश्न है कि अपना चौरसिया समाज जो है हिंदू धर्म के 4 वर्णों में से किस वर्ण में है, या अपने आप को किस वर्ण में समझते हैं आप? अब समाज का तो ज़्यादातर लोग ऐसे हैं कि वो यहाँ पर जो सम्मेलन होते हैं, जैसे वैश्य सम्मेलन होता है। नहीं सर, मैं बाद में वहाँ पहुँचूंगा, पहले आप बताइए कि आप अपने आप को क्या समझते हैं, किस वर्ण में समझते हैं? हम तो अपने आप को ब्राह्मण में समझते हैं। अच्छा, तो अन्य लोग जो हैं, अन्य, एक सेकंड फिर वहाँ पहुँचेंगे, अन्य लोग जो अन्य समुदाय के लोग जो आप जान पहचान संपर्क में हैं वो आपको किस वर्ण में समझते हैं? वो अपने को वैश्य में समझते हैं। तो आप अपने आप को ब्राह्मण क्यों समझते हैं? हमने जो अध्ययन किया है और जो हमें संस्कार मिले हैं वो ब्राह्मण जैसे ही मिले। हाँ, चूँकि मैं इसलिए प्रश्न पूछ रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये भविष्य का नया मार्ग प्रशस्त करेगा, क्योंकि आप 79 ईयर्स ओल्ड हैं, आपने पान पे, चौरसिया पे, यानी इससे रिलेटेड सब्जेक्ट पे बहुत अधिक अध्ययन किया है ना, तो आपकी जो सोच होगी उसमें कहीं ना कहीं सत्यता जरूर होगी। तो आप उन अध्ययन के सहारे जो आपसे जो एक शब्द निकल रहा है उस शब्द के अनुसार आप ये कहना चाहते हैं कि आप अपने आप ब्राह्मण समझते हैं। जी। अच्छा,
तो और अन्य लोग आपको वैसे समझते हैं, है ना? मुझे समाज की उत्पत्ति के संबंध में जो जनश्रुतियाँ सुनने में आई जी। हैं, उन जनश्रुतियों में ज़्यादातर जो संबंध रहा है वो ब्राह्मण और ऋषियों से रहा है। कैसे? जैसे एक जनश्रुति है कि पूर्व काल में जी। एक नागपुर निवासी नामदेव भरद्वाज गोत्र के थे ये ब्रह्मर्षि। तो ये अपने तपोबल से पाताल गए थे और वहाँ से नागबेल लाए थे और उन्होंने इसका रोपण किया। तो ये भरद्वाज गोत्री ब्राह्मण थे जो नागबेल लाए और उनकी संतानों ने इसको आगे बढ़ाया। तो उन्हीं की संतान है। अच्छा, तो ये जो है आप अपनी बातों को समाज के अन्य लोगों तक कन्वे तो किए होंगे, तो वो लोग अपने आप को क्या समझते हैं? सागर के लोग? नहीं, हमने ज़्यादा प्रचार प्रसार नहीं, सागर के अन्य लोग जो हैं अपने आपको किस वर्ण में समझते हैं? अब इसी विषय पे हम कुछ और बताना चाहते हैं आपको, जो ब्राह्मणों के संबंध में, कि राजस्थान में चौरसिया नाम की एक ब्राह्मण जाति है। अच्छा। ये गौड़ ब्राह्मण के समुदाय के अंतर्गत गौड़ ब्राह्मण है। गौड़ ब्राह्मण कहलाते हैं, वो चौरसिया कहलाते हैं। राजस्थान हरियाणा में है, पंजाब से जुड़ा हुआ क्षेत्र है जहाँ चौरसिया कहलाते हैं, चौरसिया है। तो इन्हीं के वंश के लोग संपूर्ण भारत में फैले और पान का काम उद्योग करने लगे, तो वो चौरसिया है। इसी प्रकार से रूपनगर के भाटों की ख्याति में एक प्राचीन इतिहास है। तो ये इतिहास है कि ब्रह्मा जी के 88,000 पुत्र ऋषि हुए हैं, जिनमें गाजी ऋषि भी थे। गाजी ऋषि। तो गाजी ऋषि के 2 पुत्र हुए, तामेश्वर जी और मानक राव। तो तामेश्वर जी के यहाँ कोई संतान नहीं थी, तो उन्होंने पुत्र प्राप्ति के लिए, संतान के लिए एक यज्ञ का आयोजन किया। तो उस यज्ञ के लिए नागबेल को आवश्यक बताया गया। तो नागबेल लाने के लिए ये हनुमान जी गए और ये नागबेल लाए। अब ये हनुमान जी हो सकता है गए हों और जो भी गया हो। हाँ, तो मुख्य बात यह है कि वासुकी नाग से और नागबेल लेकर के आए और उनका यज्ञ संपन्न हुआ और बची हुई नागबेल लोगों को बांट दी गई सुरक्षित रखने के लिए। लेकिन वो जिन लोगों को दी गई थी सब लोगों के पास नहीं मिली, वो केवल जो कुमार था उसके पाट के नीचे मिली नागबेल। तो उसे लेकर के और तामेश्वर जी ने घास का मंडप बनाया और उनने इसकी रोपण किया और उनके परिवार ने, उनके भाइयों ने मिल करके ये पान की बेल लगाई। अच्छा। हाँ। अच्छा, एक प्रश्न है इसमें। तो अच्छा, थोड़ा और सुन लीजिए जी। कि इनके 4 पुत्र हुए तामेश्वर जी। छत्रपाल, कर्मसेन, धर्मसेन और सर्वसेन। ये 4 पुत्र ऋषि हुए चारों। और इन चारों ऋषियों ने तारा तंबोल नगर बसाया और वहाँ से आकर के ये महोबा में बसे। महोबा नगर बसाया। तारा तंबोल से आकर के इन्होंने महोबा नगर बसाया। और तामेश्वर जी के जो 4 पुत्र थे उनके 24 पुत्र हुए और उनसे आगे चल करके 84 पुत्र हुए। ये 84 पुत्र जो हुए उन्हीं के नाम पर चौरसिया समाज के 84 गोत्र प्रचलित। तो वही 84 समूचे हिंदुस्तान में फैले हुए हैं सब जगह। हाँ, वही फैले, क्योंकि अपने समाज के जो लोग हैं बांग्लादेश, पाकिस्तान यहाँ तक फैले हुए हैं। खैर बात बढ़ जाने से सब बहुत कुछ उल्टा पुल्टा हो गया है,
है ना। देखो बांग्लादेश पाकिस्तान तो ये भारत के ही हिस्से हाँ रहे हैं और उनमें 84 लोग हैं। हाँ उसमें। नेपाल में भी 84 हाँ लोग हैं। नेपाल में बहुत सारे हैं। तो हाँ, आपके नेपाल के संबंध रिश्तेदारियां भी हाँ हैं हाँ भारत में। हाँ हाँ है, वो तो है। तो मैं बांग्लादेश में लोग लिखते हैं डे, चौधरी, और बंगाली की तरह टाइटल्स लिखते हैं, दास वगैरह लिखते हैं, है ना। और इधर आपका जो उड़ीसा है वहाँ भी दास लिखते हैं, इस तरह का सब साइड टाइटल है। तो चौरसिया सब जगह फैल चुके हैं। अच्छा, कुछ अपने समाज में कुछ जैसे बरई है, चौरसिया है, तमोली है, तमोरी है, इन चारों में तो कोई विशेष अंतर नहीं है ना, सब तो एक ही है लगभग। हैं तो ये कई वो उपनाम अलग अलग लिखते हैं। अलग अलग व्यवसाय कारण छोटा मोटा कुछ कुछ हो गया है, बाकी सब एक ही हैं हम अब लोग। ज़्यादातर जैसे गुजरात में तंबोली लिखते हाँ हैं। गुजरात में तमोई लिखते हैं, यहाँ आपके राजस्थान में तमोई लिखते हैं, हाँ, है ना कुछ। तो मतलब एक ही है, तांबुल पान हाँ को तामुल कहते का। हैं। संस्कृत में पान को तांबुल कहते हैं वेस्टर्न यूपी और में उसी जी से ये तंबोली शब्द बना ऐसा ही है। बना है। अच्छा अच्छा। अच्छा ये बताइए हमें कि आपके अध्ययन के क्रम में आपको इतना चूज करने की प्रेरणा कहाँ से मिली आपको? पीएचडी किया आपने, क्या क्या किया? और ये तो हमें बचपन से रुचि रही है इसमें कि हम अपने समाज के बारे में जानें। अच्छा और ये पीएचडी का विषय तो सीमित था, लेकिन ये जो समाज के विषय में जानकारी हमने ली है, ये हमारी रुचि थी इसमें। जी, बहाना मिल गया आपको समाज इकट्ठा करने के लिए। हाँ आपके पिताजी क्या करते थे? जी, पिताजी, पिताजी पान का की खेती करते उनका थे। नाम क्या हुआ? छविनाथ चौरसी। और दादाजी? और हमारे दादाजी से रघुनाथ चौरसी है। और उनके पिताजी? उनके पिताजी रज्जू चौरसी है। अच्छा, उनके पिताजी? अब और तो आगे नहीं मालूम। मैं तो जानना चाहता। अच्छा, तो वो लोग ओरिजिनली वहीं उसी सहसपुर गांव के ही रहने वाले थे? हाँ हाँ। अच्छा, नहीं मैं जानना चाहता हूँ कहाँ से कहाँ लोग माइग्रेट कहाँ से कहाँ किए हैं ना, कहाँ से कहाँ पहुँचे हैं। अब इसके लिए ऐसा है, थोड़ा हम बताएं आपको जी। कि यहाँ सागर के पास में ये पड़रिया गांव है। पड़िया, अच्छा हाँ पड़रिया, हाँ। तो हमारे और पूर्वज यहाँ पड़रिया में रहते थे। अच्छा हाँ, फिर उसके बाद हमारे दादाजी पहुँच गए सहजपुर। अच्छा, पड़िया से सहसपुर पहुँच गए। हाँ हाँ, ये सागर जिले ही में है हाँ 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 स्थान। हाँ हाँ। तो फिर हम लोग सहजपुर में ही हाँ। हुए हो, वहाँ पर रहे। अच्छा, ये मैं जानना चाह रहा था। अच्छा जी। अच्छा अच्छा अच्छा, उसके अच्छे हम लोग कहानी रुक गई वहाँ से। चौरसिया संदेश का प्रचार वहाँ से सागर से शुरू हुआ, है ना। फिर क्या हुआ, आगे क्या हुआ उसके बाद? बड़ा रुचि का बड़ा इंटरेस्टिंग कहानी स्टोरी है ये। फिर क्या हुआ उसके बाद? चौरसिया संदेश के बाद सन 52 की बात है। फिर क्या हुआ? कलकत्ता कैसे पहुँच गई? ऐसा हुआ जी कि सागर में जो बैठक हुई, हाँ तो इसमें डॉक्टर शंकर दयाल जी शर्मा चौरसी थे। उनकी अध्यक्षता में बैठक हुई और इसमें चौरसिया सभा नाम रखा गया अच्छा इसका। और ये निर्णय लिया गया कि समाज में जागृति के लिए पत्रिका निकाली जाए और चौरसिया संदेश निकाला गया। शंकरदयाल चौरसी बहुत बुद्धिजीवी आदमी थे और बहुत दूरदर्शी थे। हाँ, मैं उनसे मिला हूँ, बहुत दूरदर्शी थे, बहुत दूरदर्शी। अच्छा जी। अब इसके बाद ये हाँ, सामाजिक संगठन की ये जो ज्योति है, ये कलकत्ता पहुंची। कैसे पहुंच गया? सागर और कलकत्ता बहुत दूर है, वहाँ कैसे पहुंच गया ये? बीच में दिल्ली क्यों नहीं चला गया? बॉम्बे क्यों नहीं चला गया? कलकत्ता कैसे चला गया ये? अब ये तो ज़्यादा तो नहीं मालूम है, लेकिन सागर के लोगों का कलकत्ता आना जाना रहा है। क्यों? क्योंकि कलकत्ता पश्चिम बंगाल से बहुत पान आता है सागर में। अच्छा, ओ हाँ, पश्चिम बंगाल से मुझे इधर भी सब जगह हाँ पान सप्लाई होता है। हाँ, तामलुक वगैरह से, हावड़ा तामलुक से, है, तामलुक, मुर्शिदाबाद। हावड़ा, मेदिनीपुर, हाँ और ये जो गंगा सागर है, हाँ 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 गंगा सागर वो सागर द्वीप कहलाता है। हाँ, गंगा से, हाँ हाँ, सुंदरबन। हाँ जो गंगा सागर तीर्थ है हाँ वो सागर द्वीप हाँ कहलाता है। हाँ हाँ
और वहाँ भी बहुत से चौरसिया रहते हैं और पान की खेती होती है। चौरसिया के साथ अलावा दूसरे लोग भी रहते हैं, दूसरी कम्युनिटी के लोग भी रहते हैं, मुसलमान रहते हैं, मुस्लिम हैं वहाँ पर, नहीं, सभी रहते सभी हैं रहते हैं वहाँ वहाँ पर। पे। हाँ अच्छा, पान अधिक होता है वहाँ पर, हाँ सागर द्वीप में, हाँ। तो पान अधिक होता है तो वहाँ से सागर में पान आता है। सागर के लोग पहले जाते रहे, लाते रहे। अच्छा तो ऐसा जो भी संपर्क हुआ। अच्छा। कलकत्ता में चौरसिया लोग बहुत रहते हैं, उसमें संपन्न लोग रहते होंगे। अच्छा हाँ। हाँ, संपन्न लोग हैं और काफ़ी लोग हैं अच्छा वहाँ पे। अच्छा। कुछ से संपर्क है आप, कुछ लोगों से संपर्क है आपका वो सागर द्वीप में रहने वाले चौरसियाओं से? सागर की तो कुछ रिश्तेदारी भी हैं कलकत्ता में। अच्छा ओके। हाँ। अच्छा फिर चलिए, फिर चौरसिया संदेश वहाँ पहुँची, कलकत्ता पहुँच गया। अच्छा तो 31 दिसंबर 1954 और 1 जनवरी 1955, अच्छा, 10 दिन के अंदर ही काम हो ये गया। 2 दिन लगातार के ही हैं। अच्छा तो इनको कलकत्ता में चौरसिया महासभा का अधिवेशन बुलाया गया हाँ और चौरसिया महासभा का नाम बदल करके अखिल भारतीय चौरसिया महासभा नाम दिया गया है अच्छा। इसको। ये पहला होगा मेरे ख्याल से, है ना? भारत का पहला सामाजिक संगठन होगा अपने समाज का, है ना? हाँ, ये समाज का पहले ही संगठन है। वाह अच्छा और नाम दिया गया अखिल भारतीय चौरसिया अच्छा। महासभा। हालांकि इसका रजिस्ट्रेशन कलकत्ता ही से हुआ है। हाँ। अच्छा और इसके अध्यक्ष बनाए गए देवीदास चौरसिया कलकत्ता, देवीदास चौरसिया। महामंत्री डॉक्टर शंकर दयाल चौरसी हाँ सागर। हाँ ये डॉक्टर शंकर दयाल जी भी बहुत विद्वान रहे हैं हाँ। वो बहुत मैं मिल चुका हूँ उनसे, बहुत हमारे बुद्धिजीवी। समाज के। हाँ बहुत दूरदर्शी कहिए उसको, दूरदर्शी कहिए। हाँ। हाँ हाँ। अच्छा तो इनके संपर्क से ये कलकत्ता का ये हुआ है अच्छा सब। अच्छा। और कोषाध्यक्ष बनाए गए विश्वनाथ भगत, विश्वनाथ भगत। ये भी कलकत्ता के थे। अच्छा ओके। अच्छा हाँ। अच्छा और वहीं से चौरसिया संदेश निकालने का निर्णय लिया गया, तो वहाँ से ये शुरुआत हुई। यहाँ जो सागर में शुरुआत हुआ, तो सागर में चौरसिया संदेश निकालने वाले कौन थे, इनका योगदान था? सागर में संदेश निकालने वाले थे, संपादक थे इसके मास्टर घनश्याम दास। अच्छा नहीं बताते हैं, नहीं कुछ याद आ रहा है मुझको। घनश्याम जी होंगे, क्या थे? स्वर्गीय घनश्याम जी होंगे। हाँ, घनश्याम प्रसाद जी अच्छा चौरसिया। हाँ। और लोग कौन थे? ये मास्टर थे, टीचर थे। अच्छा तो तो ये संपादक थे। हाँ और प्रकाशक थे सीताराम अच्छा चौरसिया। हाँ। और प्रमुख सहयोगियों में थे कंछेतीलाल चौरसिया, सेठ घनश्याम दास चौरसिया, जगन्नाथ प्रसाद चौरसिया। अच्छा 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 ये प्रमुख सहयोगी रहे। अच्छा। फिर वहाँ से, यहाँ से कलकत्ता चला गया, तो कलकत्ता में कुछ लोग जुड़े। अच्छा अब कलकत्ता में तो फिर ये हुआ है कि कुछ समय तो रेगुलर निकली पत्रिका, लेकिन आगे रेगुलर नहीं रह सकी। और एक बड़ा अंतराल आया कि जहाँ महासभा की गतिविधियाँ भी लगभग शांत रहीं और सामाजिक संगठन आगे नहीं बढ़ा। तो हमारा जो संगठन बना था उस समय 52-54 में, है ना, जो ही बना था, बहुत अच्छा कदम था ये। तो उनका उद्देश्य क्या था? इनका उद्देश्य यही था कि हमारा जो पूरे देश में सब जगह समाज फैला हुआ है, ये एक दूसरे से जुड़ें, समाज में जागृति आए, समाज के लोग संगठित हों और हमारा समाज आगे बढ़े। तो क्या कुछ आप उस समय 50 से सब कुछ देख रहे हैं, आज 2025 हो रहा है, लगभग 50-75 वर्ष हो गया है जो आप ऑब्जर्व कर रहे होंगे। इस 75 वर्ष में जिस उद्देश्य के लिए जो भी संस्था बनाई गई थी, आप ही के शहर से बनाया गया था, इसलिए मैं प्रश्न पूछ रहा हूँ आपसे, है ना? आप ही के शहर से शुरुआत किया गया था, 2 संस्थाओं का शुरुआत किया गया था, है ना? क्या उस उद्देश्य की प्राप्ति में हमें कुछ सफलता मिली है? कुछ लग रहा है आपको, संतुष्टि लग रहा है आपको? हाँ, सफलता तो मिली। क्या मिली है? जैसे ये महासभा में ही निर्णय लिया गया था कि अखिल भारतीय स्तर पर सब जगह सभी लोग नाग पंचमी का उत्सव मनाएं। अच्छा। तो सब लोग मनाते हैं, मान लिए। अब तो ये
इतना प्रचार प्रसार हुआ है कि सभी जगह बड़ी धूमधाम से ये उत्सव मनाया जाता है। अच्छा, ये तो था कि जैसे कि बाल गंगाधर तिलक जी गणेश चतुर्थी शुरू किए थे, है ना, उसी प्रकार से हमने इसको शुरुआत किया। बहुत अच्छा कदम था। दूसरा क्या था? दूसरा था सामाजिक सम्मेलन बुलाना। सम्मेलन का तो कोई उद्देश्य होना चाहिए। सामाजिक सम्मेलन तो हो रहा है, लेकिन उसके उद्देश्य सफल होगा? सम्मेलन का उद्देश्य ये है कि एक तो जगह जगह से लोग आते हैं तो आपस में परिचय होता है, जानकारी मिलती है, एक दूसरे के बारे में जानते हैं। और दूसरे उससे क्या हुआ? ये सम्मेलन का एक उद्देश्य था शादी योग्य बच्चों की शादी करना। ये शादी तो बिना सम्मेलन के भी शादी हो जाती सर। हो जाती है, लेकिन इसका उद्देश्य था कि अब बहुत से गरीब लोग हैं कि जो सक्षम नहीं है खर्च उठाने में, दहेज वगैरह में, तो ये जो शादियां होती हैं ये दहेज रहित होती हैं, बिना तो दहेज। मैं क्या कह रहा हूँ, आप गरीब को अमीर बनाइए ना, गरीब को शादी करके एक और प्रॉब्लम में क्यों डाल देते हैं? अब अमीर बनाने का भी काम चल रहा है। कौन सा? वो तो अपने अपने ढंग से लोग करते हैं कोशिश। अच्छा, सभी लोग करते हैं अच्छा, नहीं बढ़ाने के लिए, नहीं तो लेकिन ये गरीबों के लिए एक बहुत अच्छा साधन था सम्मेलन के द्वारा। कि अब लड़की वाले हैं, लड़के वाले हैं, जो भी सक्षम नहीं हैं, तो वे अपने, कई बार हमने ये देखा कि बहुत से सक्षम व्यक्ति हैं तो वो अपनी शादी सम्मेलन में नहीं करते, अपने बच्चों की अलग से करते हैं। लेकिन जो सक्षम नहीं है तो वो सम्मेलन में करते हैं। तो सम्मेलन नहीं हो, सुनिए ना, तो अगर सम्मेलन नहीं होता तो शादी करते ही नहीं, मेरे ख्याल से ऐसा है क्या? नहीं, अब उसमें लोगों को कठिनाई थी। अच्छा, ये बताइए कि अपने जो आप सामूहिक विवाह आपने बताया थोड़ी देर पहले, वो तो बहुत सफलता पूर्वक बहुत जगह हो रहा है आजकल। भारतवर्ष में अपने समाज के बहुत जगह हो रहे हैं, है ना? हाँ, हो रहा है। अच्छा जी, तो चलिए, एक 3 उद्देश्य तो हम सफल हुए कि सबको मिलना मिलाना है, और नागपंचमी मनाना है, तीसरा विवाह करना है। अच्छा, ये और कोई उद्देश्य हमारा था 75 साल, 75। हाँ, इसके साथ में ये भी है कि हमारे यहाँ जैसे सम्मेलन के समय पे पत्रिका निकलती है, तो ये पत्रिका में विवाह योग्य लड़के लड़कियों के बायोडेटा प्रकाशित होते हैं। तो जो लोग सम्मेलन में आते हैं उनका तो संपर्क बढ़ता ही है। सर जानकारी एक मिनट सुनिए, शादी की बात हो गई, शादी में हमें सफलता मिल गई, जिसका नाम छपे ना छपे तब भी शादी तो होता ही है, हो ही रहा है ना। अब चौथा उद्देश्य क्या था? और कोई उद्देश्य था क्या? अब और तो ये उद्देश्य मिलना जुलना, मिलना मिलाना। अच्छा, ये बताइए, मैं पिछले लगभग 25-30 साल से समाज से एक्टिविटी से जुड़ा हुआ हूँ, है ना? अच्छा, तो मैंने देखा कि अगर 1 से 10 में भारतवर्ष के विभिन्न समुदाय जाति को रैंकिंग दी जाए तो हमारा समाज आज़ादी के समय 1 से 10 के बीच में किस नंबर पे होगा? समझ में नहीं आई आप। अगर 1 से 10 नंबरिंग किया जाए, पहला टॉप में, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, 10 में सबसे जाति के आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक स्थिति में 10वां पोजीशन होता है, सबसे दबा कुचला कर मान लीजिए सभी जाति में। हमारा कौन सा रैंक था आज़ादी के समय 1 से 10 के बीच में? हमारी क्या स्थिति थी? छठा, सातवां? अब ये तो हमारी समझ में नहीं आ। नहीं, देखिए, मैं ये समझ रहा हूँ, अगर मैं समझ जाऊँ तो आप भी समझ जाएंगे। मैं ये समझ रहा हूँ कि जिस तरह से सागर के लोगों ने, चाहे देश के कलकत्ता, चाहे देश के अन्य भाग के स्वजातियों ने 50, 51, 60, 70, 80 के दशक में जितना सारा काम किया, इसका मतलब हमारा समाज अन्य समाज की तुलना में उस समय विकसित था, बहुत समाज की तुलना में। तो 1 से 10 के रैंक में हमारा स्थान छठा या सातवां होगा, पांचवां कह लीजिए, चौथा कह लीजिए, पांचवां छठवां होगा, पांचवां छठा होगा। आज हमारी क्या स्थिति है? पांचवा मान लीजिए है। आज विभिन्न पैरामीटर्स पे देखा जाए, वैसे हमारे ख्याल से ऐसा लगता है कि हमारी रैंक लगभग उतना ही है आज भी। नहीं शिवान जी,
देखिए रैंक उस पर नहीं डिपेंड, रैंक एक फर्क ये जरूर पड़ा है कि सम्मेलनों के माध्यम से जी, कि जहाँ हमारा समाज विभिन्न वर्गों में उपवर्गों में बटा हुआ था, उसको एकत्रित आपने किया, इकट्ठा किया। हाँ, तो वो एकत्रीकरण का काम हुआ हुआ है। हुआ है। और जो वर्ग भेद था, छोटे बड़े का भेदभाव था, ये कम हुआ है और आज पूरा समाज जो अलग अलग वर्गों में था वो एक हो गया। आज जो कह रहे हैं हमारे मोदी जी, योगी जी कहते हैं कटेंगे बटेंगे तो कटेंगे वाला, वो काम अब नहीं हो रहा है, सब लोग मिल गए, है ना, वो हो चुका है ना। पहले ऐसा था कि जो ग्रुप अलग अलग थे तो उनमें शादी विवाह भी नहीं होती। हाँ, बहुत सी उपजातियाँ थी, लेकिन अब ये शुरू हो गए, उपजातियाँ बहुत सारी थी, भेदभाव खत्म हो गया, वो भेदभाव खत्म हो गया है। ये तो राष्ट्रीय स्तर पे ऐसा हो रहा है ना। लेकिन मेरा ये सोच है कि हमारे एक बात ये भी हुई है जी कि सम्मेलनों के द्वारा और प्रचार प्रसार के द्वारा जो समाज में विकास के कार्य हुए हैं और ये सब हुआ है, उसके कारण कि पहले ज़्यादातर लोकल में ही शादी विवाह होते थे, लोग दूर नहीं करते थे, गांव के गांव में हो जाते थे, जिले के भीतर होते थे। लेकिन आज प्रांत और पूरे देश में, देश के एक छोर से दूसरे सब जगह शादी विवाह हो रहा है। वो अच्छा, एक और प्रश्न है, आप बताइएगा, आसपास शादी होने में ये दिक्कतें थी पहले कि लोग कहते हैं कि समान गोत्र में शादी नहीं होना चाहिए, है ना। हाँ हाँ हाँ। तो अब शिक्षा के प्रभाव कह लीजिए, सम्मेलन के कारण जो है अब यह भ्रांति टूट रही है और समान गोत्र में शादी की संभावनाएं कमती चली जा रही है ना। अब वैसे लोग कोशिश तो यही करते हैं कि समान गोत्र में शादी ना हो। हाँ, लेकिन कुछ मजबूरी होती है। अब अभी भी जो कुंडली मिलान के द्वारा संबंध करते हैं वो गोत्र देखते हैं। अब जो कुंडली नहीं मिलाते तो उनको उसकी जरूरत नहीं पड़ती इस चीज़ की। हाँ। अच्छा, अभी जो है आप अगले 10 साल में आप समाज को किस स्थिति पे देखते हैं? हमारा समाज कहाँ होगा? अगर 1 से 10 की कैटेगरी में हम आगे जा रहे हैं, नीचे जा रहे हैं, या आगे जाएंगे, कैसे जाएंगे? हम ये देख रहे हैं कि समाज में जो सामाजिक भाव होना चाहिए, एकता का भाव होना चाहिए, बढ़ने का भाव होना चाहिए, उसकी कमी है। ज़्यादातर जो संगठन बने हैं वो केवल कुर्सी के लिए बने हैं। क्यों? कुर्सी क्यों चाहिए? माने क्या नहीं, संगठन में क्या पैसा मिलता है कुर्सी लेने से? ऐसा कुछ तो नहीं कि गवर्नमेंट का फंड मिलता हो? तो नहीं, पैसा तो नहीं मिलता है, लेकिन लोगों की ये सोच है कि हम प्रतिष्ठित हो जाएं, हम अध्यक्ष बन जाएं, सर्वे सर्वा हो जाएं, हमारा नाम हो जाए। अब ये जो महासभा के जो 2 विभाग हो गए हैं, ये कारण यही है। तो हम आपसी फूट के कारण आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं और हम ये देख रहे हैं कि दूसरे समाज जिस गति से आगे बढ़ रहे हैं, हमारा समाज उतना आगे नहीं बढ़ पा रहा है। नहीं, तो हमारे समाज में देखिए, कहा जाता है ना कि जैसा प्रजा वैसा ही राजा होता है। हाँ, है ना। आपको एक उदाहरण मैं बताता हूँ। chaurasiaworldtoday.com पिछले 2018 से चल रहा है। कब से? 2018 से। अच्छा। हाँ। अपने समाज का एकमात्र डिजिटल वेबसाइट है जिस पे आदमी बहुत कुछ ढूंढ सकता है, बहुत कुछ लाभ उठा सकता है और सारी सेवाएं निःशुल्क हैं। हाँ। और हमने ये किया कि इस वेबसाइट को के लिंक को लगभग 30,000 नंबर्स के द्वारा पिछले 6-7 साल से लगातार हर 15 महीने पर उनको भेजते रहते हैं, है ना। और जो सोशली एक्टिव होते हैं, जो भी हों, उनको स्पेशली भेजा जाता है कि वो अपने आसपास के लोगों को बताएंगे, है ना, बताएंगे। लेकिन बहुत दुख के साथ कहना मुझे पड़ रहा है, आम आदमी तो जुड़ता है, लेकिन जो सोशली जो एक्टिव हैं, है ना, जो भी सोशली किसी भी स्तर पर, या पॉलिटिक्स कह लीजिए, एजुकेशन कह लीजिए, किसी जो सोशली एक्टिव हैं, मैंने देखा है उनसे निराशा मिली है बहुत दुख के साथ। वो अपने आप को दिखाते हैं मैं समाज सेवी हूँ, लेकिन वो अच्छी सूचनाओं को समाज के अन्य लोगों तक नहीं पहुँचाते हैं।
एक ही गांव में अगर एक व्यक्ति को हमने भेजा है तो मैंने पाया है कि बाकी 90 लोगों को इसके बारे में पिछले 5 वर्ष से किसी ने बताया ही नहीं है। तो ये फूट नहीं है मेरे ख्याल से, ये है इसे क्या कहेंगे, जो चीज़ हमारे पास है हमारे पास ही रहे, दूसरों के पास ना जाए, ऐसा है ना? इसे क्या कहेंगे? हमें तो ये लगता है जी कि लोगों में जागरूकता का अभाव है, सामाजिक भावना का अभाव। सर, जो जागरूक ऑलरेडी हैं, जिसे हम जागरूक कहते हैं, जो समाज को जागरूक करना चाहते हैं, जो कहते हैं कि मैं सोशली एक्टिव हूँ, वो तो समाज को कोई चीज़ शेयर ही नहीं करते हैं। मैं अपनी एग्जांपल बता रहा हूँ, chaursiaworldtoday.com के बारे में बता रहा हूँ। 2018 आज 7 साल होने वाला है, उसके बारे में कोई आदमी, एक व्यक्ति जो सामाजिक रूप से एक्टिव है, वो दूसरे को सूचना नहीं देता है, इसके बारे में नहीं बताता है। उनके बगल वाले, उनके कज़न से, उनके रिश्तेदार से पूछा जाता है, भाई आपको उन्होंने नहीं बताया? वो नहीं, उन्होंने नहीं बताया। तो सामाजिकता, जो सामाजिक व्यक्ति है वही सामाजिक तरीके से समाज को नहीं देना चाहता है, तो कहाँ से कैसे होगा ये काम? नहीं, हम बताएं जी आपको, जब आपने 14 के टुडे निकाला था और लोगों से समाज के लोगों के पते मांगे थे कि हम उनको निःशुल्क पत्रिका भेजेंगे। मैंने ये किया था कि वो मैगजीन में छपा करके फ्री ऑफ कॉस्ट, उसमें 50 रुपये का टिकट, 50 पैसे का उस जमाने में टिकट लगता था, उसे 15 पैसे के पोस्ट कार्ड में डालता था, है कि नहीं? उसमें अपना मोहर डाल करके सबको भेजता था कि भाई आप कम से कम 15 लोगों का नाम पता भेजिए, है ना? आपको पोस्ट कार्ड के पैसे खर्च नहीं करने पड़ेंगे। अगर मैं 1000 मैगजीनें भेजता था तो उसमें से 5 पोस्ट कार्ड आते थे, बाकी 995 पोस्ट कार्ड लोगों के घर में रह जाते थे। हम बताएं आपको, हमारे पास भी सूचना थी। आपने 15-20 नाम भी मांगे थे। और मैंने करीब 40 से ज़्यादा लोगों के नाम भेजे। आप तो भेजे थे, आप तो खूब, मैं सबको भेजता था जो नहीं, लेकिन हमारा कहना ये है कि इतने लोगों के नाम भेजने के बाद उन लोगों ने कोई रुचि नहीं। हाँ, मैं बताया ना आपको। उसके बाद वो पोस्ट कार्ड जो था, वो पोस्ट कार्ड उस एड्रेस को काट करके, जो हमारा एड्रेस था ना, चौरसिया टुडे का एड्रेस, वो काट करके अपने एड्रेसदार को पत्र लिख के भेजा करते थे, है ना? यानी कि क्या यानी कि मैं अपना पैसा खर्च करके, लेकिन पैसा खर्च नहीं। हाँ, इसके बावजूद जो है 1,000 मैगजीन लगातार मैं 5-6 साल तक भेजता रहा लोगों को, है ना? तो ये अब कितनी जागरूकता कराएंगे भाई। मैं मैगजीन लेकर के भारतवर्ष के जिस पता नहीं किस किस कोने में घुमा हूँ, अमरावती कह लीजिए, बुरहानपुर कह लीजिए, उत्तर प्रदेश का महाराजगंज देख लीजिए, वेस्ट बंगाल का पुरुलिया, मुर्शिदाबाद तक मैं चला गया, है ना? देवघर, यानी कि पता नहीं उसमें कौन सा नशा मुझ पर चढ़ा हुआ था, है ना? तो चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ तो होगा ही होगा।